तुम्हा सगळ्यांना हिंदी भाषा समजेल? हॅलो. येस येस कळतंय. ओके ओके. यस तर यस. मग ठीक आहे. तर मग आता आपण पुढे वळूया. तर काही साधे नियम आहेत आपले. सगळ्यांनी माईक आपला म्यूट करून ठेवायचा आहे. कॅमेरा सगळ्यांनी बंद करून ठेवला तर चांगली कनेक्टिविटी आपल्याला झूम मधून येईल. आणि शायद हमारे साथ हमारे स्पीकर भी जुड़े हुए हैं, तो अभी हम हमारे क्विज प्रोग्राम, हमारा जो सेमिनार है शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटा सा क्विज कंपटीशन लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2-3 सवाल आपको पूछेंगे। तो इसका ये हमारा एम रहेगा कि हमें एग्रो फॉरेस्ट के बारे में कितना नॉलेज है, हम कितना समझते हैं। तो सुखदा, कैन यू प्लीज शो अस द क्वेश्चंस? ओके. नेशनल फार्मर्स डे, शेतकरी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओके, हिंदी हिंदी ठीक है। हिंदी में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो नेशनल फार्मर्स डे किस दिन मनाया जाता है? जिसको भी ये सवाल आता है वो चैट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करके भेजे। ओके, हमें 2-3 लोगों से सवाल मिल गए, जवाब मिल गए हैं। ओके, 1923। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है 23 दिसंबर, विच इज राइट आंसर। नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि हमारा कल ही हुआ था। राइट राइट, वेरी नाइस। अगला सवाल है हमारा, भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल का नाम क्या है? चावल, रुई या दाल? भारतात सगळ्यात जास्त कोणत्या पिकाची शेती केली जाते? तांदूळ, कापूस की डाळ? तांदूळ. कपासी. ओके, ओके। में सवाल मिल गए हैं। ओके, सही जवाब। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है चावल, जो कि सही जवाब है। भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है। अब ये दो हमारे आसान सवाल थे। अगला सवाल जो हमारा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो चलिए देखते हैं किसको इस सवाल का जवाब आता है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय कृषि वानिकी के जनक कौन है? यानी कि भारतीय एग्रो फॉरेस्ट्री के पिता कौन है, या फिर भारत में एग्रो फॉरेस्ट्री सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की? एग्रो फॉरेस्ट के पिता कौन है? जिसको भी जवाब आता है उन्होंने चैट में पोस्ट कर सकते हैं। अरे राधा कृष्णन, तो जवाब ऑप्शन में नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन देखो आपके सामने स्क्रीन पे, आपको सबको स्क्रीन दिख रही है ना? जी जी दिख रही जी, स्क्रीन में हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। उसमें से कौन सा सही जवाब है आप जो सोचते हैं? शायद ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, तो उसका जवाब मैं ही दे देती हूँ। भारतीय कृषि वानिकी के जनक है पी.के. रामचंद्रन नायर। रामचंद्रन नायर ये है, इन्होंने सबसे पहले भारत में एग्रो फॉरेस्ट्री की शुरुआत की। तो ठीक है, बहुत अच्छा आप सभी ने पार्टिसिपेट किया। तो अभी हम हमारे सबसे अहम मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। सबको बस एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने आपका माइक म्यूट कर देना है। और अगर मीनाक्षी जी, आप सभी का माइक म्यूट रहेगा। और अभी हम हमारे आज की जो स्पीकर है नीरज जी,
तो उन्हें हम इनवाइट करते हैं। नीरज, क्या आप मीटिंग में हो? जी जी, मैं मीटिंग में ही हूँ। ओके। तो आप अभी हम लोग सभी हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में जो वेबिनार का है उसका हम अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं नीरज जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना परिचय दें और हमारे वेबिनार की शुरुआत करें। जी, हाँ, सभी साथियों को नमस्ते। मेरा नाम नीरज है और मैं बिहार से हूँ। और मैं यहाँ पे बिहार में खेती नामक संस्था में काम करता हूँ और मैं कृषि वानिकी पे काम कर रहा हूँ। और अभी आप लोग के साथ प्रथम के द्वारा जुड़कर कृषि वानिकी के बारे में जानकारी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ओके। नीरज तो जी, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप कैमरा ऑन करके आप सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप अपना चेहरा दिखा सके तो शायद स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आपके साथ इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जी जी आप कैमरा ओपन कर सकते हैं तो अच्छा। यस। ओके। जी। यस। हेलो एवरीवन। मेरा नाम नीरज है और मैं अभी बिहार के लखीसराय जिले से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं खेती नामक संस्था का संचालन और कृषि वानिकी पे काम कर रहा हूँ। और अभी प्रथम के साथ मैं जुड़कर प्रथम के साथ भी जो है कृषि वानिकी का काम चल रहा है। तो हम लोग आज जानेंगे कि कृषि वानिकी क्यों और कैसे और कहाँ किया जा सकता है। तो इसमें मैं शुरुआत अभी जैसे जो जो भी खेती में समस्याएं हैं वो आप लोग जो है अभी कुछ मैं क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, जिसका कि जवाब आप लोग चैट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं, या बाद में भी जो है क्वेश्चन आंसर राउंड है तो उसमें भी आप दे सकते हैं। तो अभी जितनी भी समस्याएं हैं आप लोग उसके बारे में जो है, जो न्यूज़ के माध्यम से या अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से या जो गांव में रह रहे हैं, अलग अलग जगहों में रह रहे हैं, तो वो अपनी अपनी समस्याओं का एक लिस्ट तैयार करें और आप उससे जो है बाद में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी कृषि वानिकी आखिर हम लोग क्यों कर रहे हैं, कृषि वानिकी करने से क्या फायदा है, और अभी जो किस तरीके की खेती हो रही है। तो अभी जहाँ पे भी खेती हो रही है हम लोग देख रहे हैं कि एक फसल की खेती हो रही है। अगर चावल है तो चावल पे खेती हो रही है, दाल है, दलहन है, फूल है, कपास है, अलग अलग फसलों पे खेती की जा रही है। तो अलग अलग फसल पे खेती होने से समस्याएं क्या है कि अभी जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि खेती करने वाले जितने भी किसान हैं, अगर उन तो इसका प्रभाव जो है खेत पे जो है पड़ रहा है। इस समस्या के निदान के लिए जो है कृषि वानिकी ही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम लोग इन समस्याओं से मुकाबला किया जा सकता है। तो कृषि वानिकी कृषि और वानिकी में, कृषि का मतलब है क्रॉप, जिससे जो है हमारे खाने की जो भी फल फूल, चावल दाल गेहूं, जितने प्रकार के सब्जी हैं, साग है, तो इन सब का जो है मिश्रण ये कृषि के द्वारा किया जा रहा है। वानिकी का मतलब है जंगल, पेड़ पौधे। तो कृषि वानिकी एक ऐसा तरीका है जिसमें कि कृषि में जो लगने वाले फसल है उसको हम लोग पेड़ के साथ लगाते हैं। पेड़ में भी अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, पेड़ हैं, जैसे जो टिम्बर क्रॉप बोलते हैं, जो लकड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और
फल वाले वृक्ष हैं। तो इसमें क्या है कि अभी जो छोटे किसान हैं, किसान भी जो है अलग अलग तरीके के हैं, किन्हीं के पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम जमीन है, और फसल भी है, कोई कम समय में फसल देता है, कभी कोई ज्यादा फसल देता है। तो इन सभी के मिश्रण को कैसे एक साथ लगाया जाए कि खेत में जो है सब एक साथ लगाया जा सकता है, जो बड़े लंबे समय वाले फसल हैं और जो कम समय वाले फसल हैं। तो अगर हम ये जाने कि इसके तीन तीन चार कुछ मुख्य जिसको कि लगाते समय जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला ये कि कौन सा फसल किस पेड़ के साथ आता है, कौन कौन सा फसल किस पौधे के साथ बढ़िया आता है। अभी जैसे हम लोग चावल लगाते हैं, तो चावल के साथ कौन सा, अगर चावल अगर हम लोग लगा रहे हैं, उसमें लगने वाले क्या है, अभी खाद हम लोग डालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसमें कीटनाशक का उपयोग करते हैं, फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, उसके बाद फिर उसमें पानी की आवश्यकता होती है, और चावल के खेती में हमें फ्लड इरिगेशन करना होता है, और पानी की समस्या जो है अभी बढ़ रही है। तो सिर्फ अगर हम चावल लगाते हैं तो उसमें क्या है कि कीड़े से भी जो है नुकसान, कीट का भी नुकसान, कीड़े के कारण होने वाले बहुत सारे नुकसान होने की आशंका रहती है। और एक फसल लगाने से क्या है कि अगर कोई नुकसान आया तो पूरा का पूरा खेत जो है किसानों का जो है बर्बाद चला जाता है। लेकिन एक साथ हम अगर कई तरह के फल फूल एक साथ अगर लगाएं तो उसमें क्या है कि अगर एक फसल का नुकसान भी अगर होता है तो दूसरा फसल जो है बच जाता है। तो कृषि वानिकी का सबसे बड़ा फायदा ये है। और हम लोगों ने यहाँ पे जो किया है, तो अभी जैसे जो छोटे किसान हैं उनके उनके जमीन पे हम लोगों ने कृषि वानिकी का एक मॉडल फार्म तैयार किया है। तो उसमें हम लोगों ने एक साथ 25 तरीके का फल फल फूल सब एक साथ लगाया है। तो ध्यान हम लोगों को ये, उसमें हम लोगों ने ध्यान ये रखा कि कौन सा फसल किसके साथ अच्छा आता है। अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर अकेला फसल है तो उस पे जो है कई तरीके का नुकसान होने की संभावना है, लेकिन बहुफसलीय लगाने से वो नुकसान को जो है रोका जा सकता है। और पानी की जो समस्या है, पानी भी जो है इसमें में जो है लगता है, अगर हम लोग तुलना करें चावल की खेती से या और एकल फसल की खेती से अगर तुलना की जाए, तो इसमें जो है कम समस्याएं आती है। और अभी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है अभी, आप सभी लोग महाराष्ट्र से हैं और वहाँ पे कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, जिले ऐसे हैं जहाँ की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें अगर हम चावल लगाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि पानी के कारण वहाँ पे चावल नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ में अगर कंपेयर करें तो उसकी तुलना में कम पानी की आवश्यकता है। और एक बार पेड़ लग जाने के बाद जो है उसको ज्यादा दिन तक जो है उसकी देखभाल करने की जरूरत चावल की तुलना में नहीं की जाती है। तो हमने यहाँ पे जो लगाया, हर एक पेड़ पौधे का अपना एक रिक्वायरमेंट है, और वो किस तरीके से जो है हमारे पूरे इकोसिस्टम को तैयार करता है बाकी फसलों के लिए। अभी अभी पेड़ लगाने से क्या, पेड़ पेड़ अगर हम लोग लगा रहे हैं तो पेड़ लगाने से क्या 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 फायदे हैं, इसके बारे में जो है आप लोगों में से किसी को बताना है, पेड़ लगाने से क्या क्या फायदे हैं। तो पेड़ जो है हमें छांव भी दे रही है, और मिट्टी को जो है पकड़ के भी रख रही है। अभी जो है सॉइल इरोजन जिसको बोलते हैं। हाँ, हम लोग शेयर कर सकते हैं पीपीटी। जी, एक मिनट।
दिख रही है ना आप सभी को? जी जी दिख रही है। तो हम लोगों ने कृषि वानिकी का मॉडल जो है ये 1 एकड़ का प्लॉट है जहाँ की हम लोगों ने लगाया है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हम लोग इसमें कृषि वानिकी में जो भी जो भी फसल हम लोग लगाते हैं उसको लगाने से पहले हम लोग बीज बीज को जो है ट्रीट करते हैं ताकि लगाने के बाद जो है उसमें कीट की समस्या ना आए। फसल लगाने के बाद क्या होता है कि मिट्टी में कई प्रकार के कीट रहने के कारण जो है उस पे सीड में ही जो है कीड़े लग जाते हैं और वो फसल अच्छा नहीं हो पाता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है फसल को एक जैविक तरीके से जो है उसको अ, बीजामृत हम लोग बोलते हैं। तो बीजामृत का काम क्या है कि वो बीज को कीड़े लगने से रोकता है। और उस बीज अमृत बनाने का है गौमूत्र और लाइम और काउ यूरिन और पानी। तो ये इसका मिश्रण जो है हम लोग इसको बना के बीज को उसमें डालकर थोड़ी देर तक अलग अलग बीज को अलग अलग, अगर जो अभी जैसे जो दलहन के जो बीज हैं तो उनको जो है ज्यादा देर तक रखा जाता है। तो हर एक बीज को देखकर जो है कितने देर तक उसकी अवधि जो है अलग अलग होती है। तो उस प्रकार जो है उसमें डालकर उसके बाद फिर उसको निकाल कर छांव में ही उसको सुखाकर उसके बाद फिर प्लांटेशन उसमें किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एक तरफ जो है ये पाइनएप्पल है और दूसरा ये जो बीज जो ट्रीट किया जा रहा है ये है हल्दी का बीज है। नेक्स्ट स्लाइड। तो कृषि वानिकी में सबसे पहले जो है जब हम लोग एक साथ कई प्रकार के फसल लगाते हैं तो इसके लिए जो है और ट्रेंच बेड और ट्रेंच बनाया जाता है जिसका जिसका जो साइज है वो अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग डिजाइन दिया जाता है। और यहाँ पे हम लोग मल्टी लेयर फूड फॉरेस्ट एग्रो मल्टी मल्टी लेयर एग्रो फॉरेस्ट्री यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने जो बेड का मतलब है जमीन से खेत का ही मिट्टी को इस प्रकार बेड की तरह बनाना। और बगल वाला जो है वो ट्रेंच है, वो गड्ढा रहता है और वो पानी पानी के लिए जो है रास्ता बनाया हुआ रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से जो है बेड और ट्रेंच बनाया जाता है। इसको आप सभी लोग जो है अपने अपने खेत और फसल का चुनाव जो भी फसल का चुनाव कर रहे हैं उसके आवश्यकता के अनुसार जो है आप डिजाइन कर सकते हैं। बेड को आप चौड़ा भी कर सकते हैं और छोट पतला भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से करने से क्या है कि अभी जैसे आप किसी भी फसल की जो है जड़ जड़ को क्या है, जड़ हमेशा जो है नीचे की तरफ जाता है और जब ट्रेंच में आपका पानी रहता है तो वो ऑटोमेटिकली इसका ग्रोथ जो है जड़ का ग्रोथ जो है काफी अच्छे तरीके से जाता है। और मिट्टी हमेशा इसमें इस प्रकार से जो है हल्का बना हुआ रहता है हमेशा। जैसे खेत में जैसे जुताई जब हम लोग करते हैं तो जुताई नॉर्मल किसी भी क्रॉप के लिए हम लोगों को बार बार जुताई करने की आवश्यकता है। तो वो खर्च जो है हम इस कृषि वानिकी से रोक सकते हैं। और इसमें एक बार जुताई करने के बाद बेड बनाने के बाद इसमें फिर जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम लोग यहाँ पे बीज लगा रहे हैं। ये आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे खाद है जो हम लोगों ने जैविक खाद तैयार किया है और जैविक खाद डालकर उसके बाद बीज यहाँ पे लगाया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें भी लगाया जा रहा है और ऊपर से आप ये जो देख रहे हैं
राइस हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो ये पुआल इसके लिए ऊपर से इसको मल्चिंग बोला जाता है, आच्छादन, हिंदी में आच्छादन बोला जाता है और इंग्लिश में मल्चिंग। तो मल्चिंग एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है इस प्रकार की खेती में, रीजनरेटिव एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी में। इसके दो कारण हैं। एक तो ये जो है, जब ये डिकम्पोज होता है तो ये डिकम्पोज होकर जो है ये खाद, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो है मिट्टी में बढ़ाता है। और दूसरा ये है कि इसमें जो है नमी हमेशा जो है जमीन में बना कर रखता है। जहाँ पर पानी की समस्या है, आच्छादन करने से क्या है कि वो पानी की नमी जो है जमीन में बना कर रखता है और बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तीसरा है कि अगर जब हम लोग जमीन को खुला छोड़ देते हैं तो उसमें घास घास निकलकर, वीड्स बहुत सारे निकलकर आ जाते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा खर्च सभी को आता है। ये यहाँ पे पाइनएप्पल लगाया जा रहा है। तो इसमें पेड़ पौधों का मिश्रण इस प्रकार है कि बड़े पौधे, छोटे पौधे, जमीन के अंदर होने वाले फसल, सभी का मिश्रण है। तो हम लोग शुरुआत इसमें इस प्रकार से करते हैं, जो सबसे बड़े पौधे होते हैं उससे शुरुआत करते हैं, ताकि हम उसका मेजरमेंट जो है, क्योंकि बड़े पौधे की जड़ें जो है वो जमीन में जितने बड़े पौधे होते हैं उनकी जड़ें भी उसी प्रकार से होती है। अगर वो कैनोपी वाले वृक्ष है तो उनके जड़ें, नीचे से जड़ भी जो है कैनोपी के आकार, जितना बड़ा कैनोपी है उतना बड़ा उसका जड़ भी फैलता है। तो हमको हर एक बड़े पेड़ के बीच में उतना पर्याप्त जगह देना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम लोगों ने रेन होस इरिगेशन का हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये उसका जो है मेन मेन फिटिंग किया जा रहा है। और इसमें ये जो आप देख पा रहे हैं ये है वेंचुरी। वेंचुरी का काम है कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम लोग जो है खुद से तैयार करते हैं, उसको जो है ये अपने ये डायरेक्ट जो है खेत में जो है पानी के साथ लेकर डालने का काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो काला पाइप जो है, ये रेनहोस पाइप इसको बोलते हैं। इसमें छोटा छोटा होल रहता है और इसी के थ्रू पानी और जो भी जैविक खाद हम लोग यूज करते हैं, दोनों इसी के थ्रू हमारे सारे खेतों में चला जाता है। और इसका एक और फायदा ये है कि अभी बहुत सारे अलग अलग कृषि यंत्र हैं जो कि इरिगेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसमें से एक रेन होस है। रेन होस जो है ये एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री ये है कि हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो हम लोग जंगल का कॉपी कर सकते हैं अपने खेतों में। जंगल में क्या है कि एक बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे फूल पत्तियां, बहुत बहुत सारे चीज एक साथ लगे हुए रहते हैं। और वही कारण है कि उसमें कभी भी जंगल में, कभी किसी ने देखा है कि जंगल में किसी को इरिगेशन सिस्टम तैयार करते हुए या कोई खाद डालते हुए, कभी सेल्फ सस्टेनेबल वो नहीं है। तो हम लोग जितना जंगल को कॉपी कर सकते हैं अपने खेत पर, जंगल और कृषि वानिकी में यही है कि ये मैनेज्ड वे में जो है लगाया जाता है और वहाँ पे जंगल में बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से लगा हुआ रहता है और वो
बिना किसी के देखभाल के ही सदियों तक वो चलता जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बेड और ट्रेंच और रेन होस की मदद से कृषि वानिकी कर रहे हैं। और रेन होस का ये पर्पस है कि जैसे नेचुरल तरीके से जब बारिश होती है तो ऊपर से नीचे पत्तों से लेके जड़ों तक जो है, जड़ तक जो है पौधों को पानी मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार रेन होस भी जो है, ये छेद, पाइप में छेद होने के कारण दोनों तरफ फव्वारा के जैसा पानी जाता है और सभी को जितना हो सकता है वो प्राकृतिक तरीके से पानी मिलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। जैसा आप देख देख रहे हैं यहाँ पे जो स्पेस है कृषि वानिकी में, इस तरीके से सिस्टमेटिकली लगाया जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी जगह जो है खाली ना रहे। खेत में, खेत का हर हिस्सा जो है किसी न किसी फसल से लगा हुआ है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ट्रेंच में भी कुछ कुछ दूरी पे ऐसे फसल लगाए जा रहे हैं, जैसे याम, सूरन जिसको बोलते हैं। तो याम जो है कुछ कुछ दूरी पे लगाया गया है। और ये साल भर, एक साल लगता है इस फसल को होने में। तो ध्यान इसमें यही रखा जाता है कि अ, फसल का चुनाव जो है इस प्रकार से किया जाता है कि एक जो जल्दी होने वाला है, अभी जमीन के नीचे होने वाली फसलें बहुत प्रकार की होती है। आलू भी है, और सूरन भी है, और टर्मरिक भी है, जिंजर भी है। तो ये सब फसलें क्या है कि अगर आलू और हल्दी की बात करें हम लोग, तो आलू और हल्दी में, आलू 3 महीने की फसल है और हल्दी, टर्मरिक जो है वो 8-9 महीने की फसल है। तो दोनों हम लोग लगाते हैं एक साथ। लेकिन 3 महीने वाली फसल जो है हम लोग पहले निकाल लेते हैं, और 9 महीने वाली, अगर एक ही तरह के फसल अगर लगाते हैं तो 9 महीने तक किसान को इंतजार करना पड़ता है। और इसमें क्या है कि 3 महीने होने के बाद हम लोग जो है आलू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम लोगों ने ये आप देख रहे हैं, ये कैस्टर है। नेक्स्ट स्लाइड। ये बर्ड स्टैंड बनाया जा रहा है जिसमें येलो स्टिकी है, और ये फेरोमोन ट्रैप ट्रैप बोलते हैं। तो ये सारे कीट प्रबंधन के लिए हैं। और शुरुआत में इसकी आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन अभी क्या है कि अभी शुरुआत में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही छोटा है, और चारों तरफ से जो है आजू बाजू के फसल जो है वो वहाँ पे मोनोक्रॉप में धान उगाया जा रहा है। तो इस कारण से शुरुआत में हम लोगों की को आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन बाद में की भी इन सब चीजों की भी आवश्यकता खेत में नहीं पड़ रही थी। और शुरुआत में हम लोगों ने बर्ड स्टैंड इसके लिए बनाया था कि पक्षियां जो है वो अपने भोजन की तलाश में जो है इस पे बैठती हैं, और वो कीड़े को जो है खाती है। नेक्स्ट स्लाइड। रेन होस पाइप से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से जो है सभी पौधों को और कम पानी में जो है काफी फसल पे एक साथ पानी जा रहा है, और इसमें पानी बहुत ही कम खर्च हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हम लोगों ने आच्छादन, मल्चिंग किया है। मल्चिंग ये पूरे फार्म में हमारे यहाँ राइस, चावल काफी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके कारण हम लोगों ने यहाँ पे आसानी से राइस स्ट्रॉ उपलब्ध होने के कारण हमने मल्चिंग पे किया है, जो कि धीरे धीरे ये कंपोस्ट का भी काम करेगा, और डिकम्पोज हो जाने के बाद ये खाद का भी काम कर रहा है। ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ा रहा है हमारी मिट्टी का। और वीड जो है, जो वीड जिसको बोलते हैं, तो उसको भी रोकने में जो है, उसको भी नहीं, ये मल्चिंग करने के बाद जो है वो घास जो है वो भी नहीं आता है। नेक्स्ट स्लाइड।
तो एक साथ हम लोगों ने इस खेत में केला, पपीता, आम, चीकू, हल्दी, आलू, मिर्च और सूरन, गेंदा, तो कॉम्बिनेशन और कॉम्पेनियन प्लांटिंग बोलते हैं, कौन सी फसल किसके साथ अच्छे से, क्योंकि इसमें हम लोग फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारे खेत में सारा जैविक खाद पड़ता है और इसमें पौधों को इस प्रकार से लगाया जाता है कि जब वो पौधे बड़े हों, अभी जैसे है कि यहाँ पे केला लगा हुआ है, तो केला का डिस्टेंस इतना है कि उसके बीच में हम लोगों ने कुछ सब्जियां वहां पे उगाया जा सकता है। जब तक केला जो है बड़ा ना हो जाए, तब तक उसके बीच के जगह में हम लोग आसानी से जो है दूसरी सब्जियां उगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोगों ने जिस जमीन पे ये प्रयोग किया है, तो ये जमीन बहुत ही ड्राई और केमिकल डालने की वजह से, और हमारे यहाँ मतलब ये हमारा ड्राउट एरिया है, उसके कारण जमीन बहुत ही कमजोर थी, और हम लोगों ने एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू जो है अपने जमीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ाई और अच्छे फसल भी अभी उगा पा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फूल भी लगा हुआ है, तो फूल का काम ये है कि वो कीट प्रबंधन का, नेचुरल तरीके से कीट प्रबंधन का भी काम करता है। वो कीट को अपने तरफ अट्रैक्ट, कुछ कीट को अट्रैक्ट करता है और कुछ कीट को वो जो है रिपेल करता है। उसके कारण जो है फूल भी एक हमारा क्रॉप की तरह काम कर रहा है और कीट प्रबंधन का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जैसे हमारे खेत में ये आम भी है और केला भी है, तो आम आम जो है फ्रूटिंग जो है कम से कम जो है 3-4 साल के बाद जो है उससे जो है हम फ्रूट ले सकते हैं। और तब तक बाकी सारे जो फसल, अगर हम सिर्फ एक एक खेत में अगर सिर्फ आम का प्लांटेशन करें और कोई किसान वेट करे आम को बेचने के लिए, आम को उगाने के लिए, तो उसको जो है 3 साल तक जो है वेट करना पड़ेगा और उस खेत का देखभाल करना पड़ेगा। लेकिन कृषि वानिकी के तहत जो है एक ही खेत में जब तक आम बड़ा ना हो जाए, तब तक और दूसरे फल फूल सब्जियां जो है लिया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। ये आप बाईं तरफ देख सकते हैं, नीचे से ये जो है सूरन याम जो है निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। ये चिली है और अगस्त है। नेक्स्ट स्लाइड। ये हम लोगों ने अनार भी लगाया है और सपोटा चीकू भी लगाया है। नेक्स्ट। ये लाइव फेंसिंग हम लोगों ने बनाया है। लाइव फेंसिंग का उद्देश्य ये है कि अभी जिस भी चीज से जो है हमारे खेतों को नुकसान है, तो हम लोगों ने अपने खेत के चारों तरफ एक ऐसा फेंस तैयार किया है जो कि बाहरी
खेत को नुकसान पहुंचाने वाली बाहर से जितनी भी चीजें हैं, जैसे जानवर, तेज हवा, पानी, ये सब से जो है हमारे खेत का बचाव कर सके, इसके लिए हम लोगों ने 6 फीट चारों तरफ से जो है फेंसिंग अलग अलग क्रॉप के द्वारा किया है। अभी जैसे पाइन एप्पल हम लोगों ने लगाया है, इसका ये उद्देश्य है कि जब ये बड़ा होता है तो ये कोई जानवर भी नहीं खाता है, और एक क्रॉप की तरह भी ये काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो एक साथ कई सारे पेड़ पौधे होने के कारण उनका ग्रोथ जो है वो आपस इस तरीके से जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सबका रूट सिस्टम अलग है, और सबका जो बढ़ने का जो है वो सब इस प्रकार से उगाया हुआ सब न्यूट्रिशियस फल फूल हम लोगों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बीच वाला जो फोटो है वो हमारे खेत में जो है केचुआ, अभी जनरली जो है ऑर्गेनिक में वर्मी कंपोस्ट जो तैयार किया जाता है, ये हमारे खेत में ही इतना सारा केचुआ तैयार हो गया है। और इतने सारे जो है बायोडाइवर्सिटी, अभी बायोडाइवर्सिटी भी होना बहुत जरूरी है। जैसे तितलियां हैं, जैसे बीज हैं, तो ये सब जो है बहुत ही अहम हिस्सा है किसी भी तरह के खेती का, जो कि हम लोग जो अभी खेती जो केमिकल के द्वारा जो खेती हो रही है उसके कारण ये सारे सारे चीज जो है विलुप्त हो रहे हैं, और ये एक अहम हिस्सा है पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस करने का। तो अलग से जो है इनके लिए जो है कंजर्वेशन प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री करें तो अपने फसल के साथ हम लोग कई जीव जंतु के लिए भी जो है काम कर सकते हैं, और उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। 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 एक ही साथ आप देख पा रहे हैं कि मिर्च भी है, पपीता भी है, और पंपकिन भी है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अभी हम लोगों ने अपने खेत में बीच में हम लोग जैसे मैंने बताया था कि कंपेनियन प्लांट, सहयोगी फसलें जो एक दूसरे को दूसरे फसल के ग्रोथ में मदद करे, तो जितने भी दलहन दलहन फसलें हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होती है। और जो हम लोग केमिकल के द्वारा जो एनपीके जो डालते हैं उसके माध्यम से भी हम लोग वही चीज एनपीके की जो आवश्यकता है वो हम लोग डायरेक्ट ऐसा प्लांट लगाते हैं जिसके कारण उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए। तो मूंग दलहन फसल है, और दलहन ये 4 महीने में होने वाला फसल है, और इसके कारण जो है नाइट्रोजन जो है फिक्स हो रहा है हमारी मिट्टी का, और उसके आसपास की जो फसलें हैं वो काफी हेल्दी और केमिकल मुक्त फसल हम लोग उगा सकते हैं। नेक्स्ट। 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 जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है आलू भी निकल कर आलू भी आया हुआ है, और केला भी जो है
केला भी दिख रहा है। तो ये एक ही खेत में जो है दोनों तरह के फसल जो है हम लोग लगाए हुए हैं और दोनों फसल प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट 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 ये ये कृषि वानिकी का एक मॉडल है। इसको हम लोग अपने उपयोगिता के अनुसार जो है खुद डिजाइन कर सकते हैं कि हमें कौन सी फसलों को लेना है, और जो उस कौन सी फसलें लेना है, और उसके साथ कौन सी फसल जो सहयोगी उसके साथ कौन सी सहयोगी फसल लगने वाली है, उसकी जानकारी के साथ कितने दूरी पे लगा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो है वो हर एक डिजाइन में बेसिक ये है कि मल्चिंग करना, और जितना कम जुताई हो सके अपने खेत में वो करना, और जितना ज्यादा से ज्यादा फसल लगाना। जैसे मल्चिंग के लिए भी शुरुआत में जो है हम लोगों को बाहर से मल्चिंग मटेरियल लाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हम अपने खेत में कुछ ऐसे वैरायटी लगाते हैं जिससे कि मल्चिंग की आवश्यकता जो है जैसे जैसे खेत में जो है अपने खेत से ही प्राप्त हो जाए। कुछ फसलों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि मल्चिंग जो है हमको कहीं बाहर से ना लाकर अपने खेत में खुद से जो है थोड़े दिन के बाद जो है वो मिल जाए। तो कॉम्बिनेशन जो है अलग अलग फसलों का ये जानना बहुत जरूरी है। और 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 इस तरह के प्लान हम लोगों को हमेशा इस तरीके का प्लानिंग करने की आवश्यकता है कि किस मतलब कम समय में होने वाले फसल से लेके ज्यादा टाइम होने वाले, जैसे टिम्बर क्रॉप है, टिम्बर कोई सा भी टिम्बर क्रॉप जो है आपका 10 से 15 साल 20 साल तक टाइम लगता है। अगर सिर्फ हम लोग टिम्बर अगर सिर्फ टिम्बर लगाते हैं तो वो एक तो मोनोकल्चर को बढ़ावा देना हो गया, और काफी समय तक उसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन इस तरीके से जो है हम लोग मल्टी क्रॉप इस तरीके से प्लान करें जो कि कम समय और ज्यादा समय लगे, और इसमें जैसे हर एक लेयर मल्टी लेयर की तरह प्लान कर सकते हैं। मल्टी लेयर में जो मिट्टी के नीचे होने वाले फसलें जैसे आलू, टर्मरिक, जिंजर, उससे ऊपर सब्जियां, उसके ऊपर केले पपीते जैसे फसल, उसके ऊपर आम, चीकू, अमरूद, पेरू, और उसके बाद टिम्बर। तो सब एक साथ लगाकर सभी का डिस्टेंस जो है जैसे जिस प्रकार के फसल है उनको उतना डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये सारा चीज जो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं हमारे इरिगेशन इरिगेशन में जो है इस हमारे पास क्या रिसोर्सेस हैं उसका इस्तेमाल करते हुए जो है रेन हाउस इरिगेशन का इसमें कि कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। और एक यहाँ पे वीडियो भी बनाया गया है जो कि अभी प्ले कर सकते हैं हम लोग। जी जी।
थैंक यू सो मच नीरज जी। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसान भाषा में आपने हमें एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बताया है, और खास तौर पे आपके पीपीटी में जो फोटोज थे और ये वीडियो, तो वो जो पेड़ों की ग्रोथ देखते हुए बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम हमारे अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को भी कुछ भी सवाल हो, मराठी में हो या हिंदी में हो, तो आप आपका माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर किसी के भी सवाल हो तो प्लीज अभी बताइए। हेलो। जी। हाँ, गुड इवनिंग मैम। एमपी से सुवालाल सोलंकी बात कर रहा हूँ, जी। फार्मर लीडर। हाँ मैम, ये पूछ रहा था मैं, जीवामृत जो बनाते हैं उसका वो कितने दिन तक रख सकते हैं हम उसको? ये आप 1 वीक तक उसको रख सकते हैं। 1 वीक तक सर? जी। उसमें जैसे क्या नहीं। है, जीवामृत जीवामृत जैसे आप बना रहे हैं, तो जीवामृत जी का पर्पस क्या है कि जीवामृत में क्या बोल रहे हैं, जीव के लिए वो अमृत, वो जी अभी मैं सिंपल भाषा में जैसे समझाता हूँ, क्योंकि जैसे उसका पर्पस क्या है कि वो जब वो मिट्टी में जो जीव है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बनाया जाता है। और वो जी जब पानी में जब हम लोग तैयार करते हैं, और 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए जब वो जीवामृत तैयार करते हैं, तो उसमें हम लोग जी क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, बेसन, गुड़, अ, गाय का गोबर और गाय का मूत्र। तो ये क्या है जी कि वो जी जैसे दही जैसे हम लोग बनाते हैं, तो एक दही बनाने के लिए क्या है कि दूध में थोड़ा सा दही जब डालते हैं और जमने के लिए छोड़ते हैं, तो बहुत सारा मल्टीप्लाई होकर दही बन जाता है। तो सेम वही प्रक्रिया है। तो
उसको बनाकर जी ज्यादा दिन तक रखने से जो है उसमें जो मल्टीप्लाई रहते हैं वो फिर से जी जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है मतलब असर जो है कम हो जाता है अगर ज्यादा दिन तक रखते हैं, लेकिन 1 वीक तक आप रख सकते हैं। 1 वीक जी से जी। ज्यादा होने के बाद फिर इसका काम जो है मतलब जितने अच्छे तरीके से ये काम करता है वो काम अच्छे तरीके से नहीं करेगा। इसी प्रकार सर नीमास्त्र को कितने दिन रख सकते हैं हम? नीमास्त्र को आप रख सकते हैं, महीने भर नीमास्त्र को रखा जा सकता है, क्योंकि नीमास्त्र में जो है कोई कीड़ा नहीं होता है। मतलब वो नीम का बेसिकली नीम ऑयल रहता है, तो नीम के पत्ते से बनाया हुआ रहता है, तो नीमास्त्र को जो है आप ज्यादा दिनों तक रख सकते हैं। जी। एक सवाल और था सर जी। जो अमीनो एसिड बनाते हैं हम लोग सर जी, उसको हम लोग क्या साल भर रख सकते हैं? फिश अमीनो एसिड, जी। जी जी रख सकते हैं। और सर अभी जो हमने पेड़ लगाए हुए हैं, जी अभी जस्ट हमने 10 दिन हो गए हमें इस पौधे को लगाते हुए, तो हाँ अभी कुछ पेड़ तो हमारे ग्रोथ पर है और कुछ पेड़ जो मन से लग रहे हैं मुझे। हाँ जैसे लाए थे नर्सरी से तो उसी टाइप का है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर अभी? अ, अभी जैसे क्या वहां पे ठंड ठंड है ना? जी सर, ठंड तो अभी 5-6 दिन के कारण क्या है, पत्ता अभी हमारा ऊपर ऊपर का जल गया है। जी जी, तो ठंड में क्या है कि ठंड में किसी भी पौधे का ग्रोथ नहीं होता है। वो जी गर्मियों जब जब गर्मी का सीजन आता है तो पौधे का ग्रोथ जो है रेनी सीजन में जो है ऐसे ज्यादा होता है। तो आप अभी अभी जितने भी पौधे हैं सब हाइबरनेशन में चले जाते हैं ठंड में। जी 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 और कुछ पौधे का ग्रोथ अगर नहीं हो रहा है तो उसको आपको फिर से जो है रीप्लांट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे जी पौधे होते हैं किसी कारणवश नहीं अगर ग्रोथ कर पा रहे हैं, तो उनकी जगह पे जो आप फिर से दूसरा उनको निकाल कर दूसरा पौधा, क्योंकि अभी जैसे जितने भी मार्केट में पौधे नर्सरी में अवेलेबल होते हैं जी। तो ग्राफ्टेड या अलग अलग तरीके से तैयार किए रहते हैं। तो अभी वो भी एक समस्या है। किसी न जी किसी कारण से गड़बड़ी आ जाती है, तो उसको जो है रिप्लांट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पूरे के सारे पौधे में ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं, कुछ आम है, बाकी तो हमारे यहाँ जैसे नारियल है, कटहल है, नींबू है, अनार है, चीकू है। ये तो जी स्वस्थ है। कटहल में कुछ कुछ सर्दियों के कारण हो रहा है गड़बड़। बाकी जो आंवला है, आंवला का तो सर अभी पतझड़ का मौसम चल रहा था, वो तो अभी दिखेगा नहीं। हम्म। तो आंवला का एक वही है कि हर एक पौधे का जो है अलग अलग कुछ न कुछ उसमें रहता है। जैसे आंवला क्या है कि आंवला के पास में जो है पौधा लगना जरूरी है। आंवला तभी जो है वो फ्रूट बेयर करता है। तो आंवले के पास जो है आप कोई और भी छोटा ही पौधा जरूर लगाएं। सर अभी प्लांट हम लगाए हुए हैं, तो हमारा क्या एक एक पेड़ के अंतराल 20 फीट और 22 फीट की दूरी पर है। तो अभी हम लोग उसमें टमाटर, बैगन, मिर्च का एक एक पौध लगाने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं आंवले के बारे में, जैसे आम है तो हाँ, आम के लिए जो है जरूरत नहीं है, लेकिन आंवले के लिए दूसरे मतलब उसके पास में जो है पौधा होना जरूरी है। तो सर हम वो पेड़ लगा सकते हैं ना सर, मिर्च, टमाटर और बैगन का पौधा उसके पास? हाँ हाँ लगा सकते हैं, लेकिन उसके पास आप सुबबुल, आपको पता है? जी जी जी, जानते सुबबुल, सर। जी जी जी, तो सुबबुल का भी जो है प्रयोग जो है आप अपने फार्म में करें। उससे जो है आपको जी मल्चिंग मटेरियल भी मिलेगा और हाँ हाँ। अ, चारा भी मिलेगा। जी जी जी। ओके। हाँ, आपसे मुझे आज बहुत कुछ नया नया सीखने को मिला। सो थैंक यू सर जी। थैंक यू। और किसी को सवाल है? अगला सवाल प्रभाकर जी ने हाथ रेस किया है। प्रभाकर जी। जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, जी जी आपकी आ आवाज रही आ है। रही
नमस्ते सर, मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के खुलताबाद ब्लॉक से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ साइंस सेंटर है। हम पिछले 3 सालों से यहाँ पे खेती पे भी काम कर रहे हैं। तो जी जी यहाँ पे दरअसल आपने जो पूरा बाकी चीजें दिखाई मुझे पीपीटी में, वो तो उसमें से बहुत सारी चीजें हम पहले से ही कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा जी जी। पानी का यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। बारिश के दिनों में तो एक एक 1.5 महीना यहाँ पे पानी भरा हुआ था पूरे खेत में। और अभी ऐसी बात है कि हम्म, हाल ही में 8 दिन पहले हमारा बोरवेल भी पूरा बंद हो चुका है। उसमें से कुछ भी पानी नहीं निकल रहा है। 100-200 लीटर निकलता है एक दिन का। तो हमने एक हम्म, बाजू वाला खेती करने वाला किसान है, उससे थोड़ा पानी लिया है। उसका बावड़ी का पानी है, लेकिन उसके पानी में बहुत ज्यादा क्षार होने के कारण हम 2 तरह से खेती को पानी देते हैं। एक रेन पाइप और दूसरा एक थीबक वाला था। तो उसके जो होल रहते वो ब्लॉक हो रहे हैं हमारे बहुत बार बार। हम्म, हम्म, ये होल ब्लॉक ना हो या पानी का क्षार कम हो, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी, फिर से आप रिपीट कर सकते हैं? ओके। हम खेती के लिए जो पानी यूज कर रहे हैं वो बावड़ी का है। हम्म और उस पानी में क्षार ज्यादा होने के कारण हमारे जो रेन पाइप है, रेन पाइप को जो होल रहते हम्म हैं जिसमें से पानी बाहर निकलता है, वो हम्म ब्लॉक हो रहे बहुत जगह पे। उसमें से हम्म ठीक से पानी नहीं निकल रहा है बाहर। हम्म। तो पानी ठीक से देने के लिए या उस पानी के क्षार कम होने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए तो पानी के सार कम करने के लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन पानी की अब आप मल्चिंग जो है, मल्चिंग में आप जो है वुड चिप्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी पानी की समस्या जो है खेत में जहाँ पे कम है वहां पे जितना ज्यादा आप मल्चिंग करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके खेतों के लिए। और अभी जैसे कि सुबबूल को आप वहाँ पे क्या बोलते हैं वो नहीं पता। सुबह को ही बोलते हैं। अ, सुबबूल ही बोलते हैं। तो जी। इस तरीके के पौधे जो है आप मतलब सुबबूल से क्या है कि कोई फल नहीं निकल रहा है, कोई फूल नहीं निकल रहा है। लेकिन इस इससे जो है अगर आप मल्चिंग करते हैं तो ये जो है सुबबुल हो गया और ग्लीरीसीडिया हो गया, इस तरीके ग्लीरीसीडिया और अगस्त हो गया, तो इस तरीके के पौधे जो है आप अवश्य लगाएं। जिससे कि अभी ये क्या है कि फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, मतलब ये बहुत तेजी से जो है बड़े होते हैं। और आपको बायोमास जो है आपके खेत में ज्यादा से ज्यादा जितना आपके खेत में बायोमास रहेगा उतनी कम आवश्यकता आपको पानी की होगी। जी। और जब मल्चिंग के लिए। इसके जी और जी, आप इसके कुछ कह ऊपर रहे से थे। जब आप इसके ऊपर से अगर वो पानी का आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ये डायरेक्ट आपके फसल पे नहीं जाकर ये पहले डिकम्पोज करेगा ये मल्चिंग मटेरियल को, और फसल को भी नुकसान नहीं करेगा और मिट्टी को भी नुकसान नहीं करेगा। तो वुड जी सर, चिपर हमने। मशीन भी मार्केट में अवेलेबल है। तो वो भी आप देख सकते हैं, या जहाँ पे लकड़ियाँ मिल जाए, वुड चिप्स निकल कर आ जाए तो वो भी आप देख सकते हैं। टिम्बर वगैरह जहाँ पे बनता है वहां से भी आप वुड चिप्स ला सकते हैं। शुरुआत में आपको लाना पड़ेगा मल्चिंग मटेरियल, लेकिन आप मैं यही बोलूंगा कि आप अपने खेतों में जितना जितने जितना ज्यादा से ज्यादा सुबबूल, ग्लिरिसीडिया और अगस्त आप लगा सकते हैं, उतना ही बेहतर होगा आपके खेतों के लिए। जी, ठीक है सर। सर, हमने इसमें से कुछ चीजें की हुई है, जैसे मिर्च, बैंगन, टमाटर। इन बेड़ों पे हमने मल्चिंग कर दिया है। लेकिन जो पालक, मेथी, जो फल भाजी जिसको बोलते हैं हम, सब्जियां, हम्म तो हम्म उसमें हम्म, मल्चिंग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत पास पास में लगाए हुए हैं। जी तो जी उसके जी लिए जी। कैसे किया जाए फिर पानी का? उसमें मतलब मल्चिंग में अलग अलग तरीके का मल्चिंग भी होता है। अभी जैसे राइस स्ट्रॉ से अगर जब हम मल्चिंग करते हैं तो वो राइस स्ट्रॉ वाला मल्चिंग इसमें आ जाएगा। लेकिन जब लकड़ियों और वुड चिप से करेंगे तो वो साग और भाजी के लिए जो है मतलब वो उपयुक्त नहीं है। तो मल्चिंग के अलग अलग, अब जैसे आप पत्ती, उसके लिए राइस स्ट्रॉ का होना ही जरूरी है। या वुड चिप्स ना करके उसको बारीक से अगर किया जाए, वुड पाउडर जब आप
देखते होंगे वुड पाउडर रहता है, तो वो उपयोग में उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। मल्चिंग में ध्यान यही रखना है कि अभी जैसे यूक्लिप्टस नीलगिरी का जो पौधा होता है, नीलगिरी का पौधा जो होता है यूक्लिप्टस बोलते हैं, तो वो क्या है कि सबसे ज्यादा जो है पानी लेता है, मतलब वो जमीन से जो है सबसे ज्यादा पानी अपने आप में लेता है। तो जब सबसे ज्यादा लेता है तो वो अपने आप में जो है उसका वाटर होल्ड करने का कैपेसिटी भी जो है ज्यादा है। तो अगर हम बना उसका वुड चिप्स अगर निकालते हैं और वो उपयोग में लाते हैं, तो वो ज्यादा, मतलब हर एक मल्चिंग मटेरियल जो है का काम जो है अलग अलग तरीके से करता है। मतलब कुछ चीजें बेसिक है, मतलब वो वीड वीड को नहीं उगने में मदद करेगा और डिकम्पोज जल्दी या कम समय लगेगा, ये चीज है। लेकिन कुछ जो है जैसे वाटर कंटेंट जो है ज्यादा अपने पास अगर रखता है, तो पानी की समस्या जहाँ पे है वहां पे इस तरीके से जो है उपयोग किया जाता है। जैसे अगावे है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि सिर्फ ड्राई लैंड में, जहाँ पे पानी का आपके पास थोड़ा बहुत भी पानी का साधन है, लेकिन जहाँ पे कुछ भी साधन नहीं है। और एक और आप उपयोग कर सकते हैं, वेटिवर ग्रास एक होता है, वेटिवर ग्रास का आप इस्तेमाल करें। अभी जैसे बहुत सारे जानवरों को खिलाने वाला जो चारा होता है, तो चारा भी जैसे जो लगाते हैं, तो वो उस तरीके का एक घास होता है वेटिवर। और जैसे लेमन ग्रास है, तो वेटिवर भी आप लगा सकते हैं, जो कि जैसे आपने बताया कि पालक और इस तरीके के भाजी के मल्चिंग के लिए वो काफी अच्छा होता है। ओके और एक बार लगाने के बाद वो आप 3-4 कटिंग उससे आप ले सकते हैं। जी सर, जैसे आपने कहा कि नीलगिरी जो पेड़ है उसके भी हम कुछ चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे पेस्ट सेंटर पे नीलगिरी के 4-5 बड़े बड़े पेड़ है, तो उसके पत्तियां हम्म। भी बहुत गिरती है, तो वो पत्तियों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं फिर मल्चिंग के लिए, पत्ते। अ, पत्ते का कर सकते हैं, लेकिन वुड चिप्स जो है पत्ते अलग होते हैं, और लकड़ी उसकी टहनियाँ अगर है उसका आप वुड चिप्स अगर बनवा लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ओके ठीक, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू प्रभाकर जी। तो नीरज, हमारे पास ये अगला सवाल एक है कि हाउ इज एग्रो फॉरेस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ फार्मिंग लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में और एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या फर्क है, ये हमारे पास एक सवाल आया है। जी जी। एग्रो फॉरेस्ट्री और ऑर्गेनिक फार्म में डिफरेंस यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मोनोकल्चर फार्मिंग बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक होते हुए भी वो मोनोकल्चर है, और उसमें जो है इनपुट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही है, तो वो डालने की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर उसमें जुताई की आवश्यकता कंटिन्यूस पड़ेगी। लेकिन अभी जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में आज हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक और सबसे बड़ी समस्या है, वो जलवायु परिवर्तन। तो सिर्फ एकल फसल अगर हम लोग उगाते हैं तो उसमें काफी नुकसान हो सकता है। और एग्रो फॉरेस्ट्री से जो है हम जलवायु, मतलब अपने खेत को ज्यादा रेजिलिएंट बना सकते हैं। तो इसीलिए एग्रो फॉरेस्ट्री लगाना जो है जरूरी है। तो ये बेसिक अंतर ये है कि हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री डाइवर्स डाइवर्स क्रॉप है, डाइवर्स क्रॉप है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो मोनोकल्चर है। और बेसिक यही है कि वो मोनो है और ये मल्टी है। थैंक यू। और किसी के अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। जी जी, पांडुरंग जी, आप म्यूट हो गए हो। हेलो, आवाज आ रही हाँ है? जी जी जी। जी जी। सर। सर नमस्ते। मैं नमस्ते। पांडुरंग रालेगांव से हूँ, महाराष्ट्र से। दो सवाल थे मेरे। जैसे जी कि जो रेन होस पाइप है, जी। अगर हम सब्जियों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये यूजफुल होगा।
अगर हम प्लांटेशन मतलब कभी फ्रूट प्लांट के लिए अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा अंतर होने की वजह से उसमें घास ज्यादा उग सकती है, तो ज्यादा तकलीफ जो बोलते हैं तो घास की हो सकती है। ये एक है। दूसरा एक सवाल था मेरा कि जैसे जो आपके प्रेजेंटेशन में मैंने देखा, जैसे आलू, ब्रिंजल, ऐसे जो क्रॉप होते हैं तो ये ज्यादा जमीन का जो न्यूट्रिशन होता है वो ज्यादा ले लेता है। और हम जैसे द्विदल होते हैं तो न्यूट्रिशन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेट के लिए लगाते हैं तो जमीन का पोत सुधार लेते हैं। तो जैसे आलू जैसे कंदवर्गीय होते हैं तो वो ज्यादा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो उससे जमीन की जो क्या बोलते हैं, सुधारने की अवस्था है वो कम हो सकती है। ऐसा ऐसा मुझे कंफ्यूजन है, तो इसके बारे में आप बताइए। जी, इसीलिए मैंने बोला कि जितने जितने जैसे एक तरह के जब हम लोग फसल उगाते हैं तो एक तरह के पौधे जो हैं वो एक तरह के न्यूट्रिएंट जमीन से वो लेते हैं, तो इसके लिए जो है क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है। लेकिन जब जहाँ पे बहुफसलीय जब लेते हैं तो अगर कुछ न्यूट्रिएंट एक पौधा अगर ले रहा है तो दूसरा पौधा जो है वो एक न्यूट्रिएंट दे भी रहा है, इसके कारण हम बैलेंस कर कर पाते हैं। तो जब बहुफसलीय जब हम लेते हैं, बहुफसलीय जब हम खेती करते हैं तो इस तरह की समस्या नहीं आती है। अगर एक ही तरह का फसल लेते हैं तब उसमें उर्वरक न्यूट्रिएंट जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं उस तरीके का दिक्कत आता है। लेकिन जब बहुफसलीय जब हम ले ले रहे होते हैं तो इस तरह की समस्या नहीं आती है। जी। और और रेन होस घास, हाँ, तो उसमें वही है, घास के लिए जैसे अभी जैसे जितना अगर आप मल्चिंग अगर आप करते हैं तो मल्चिंग करने से जो है आपको घास की समस्या नहीं आएगी। एक बार उसके ऊपर अच्छे से मल्चिंग कर दिया तो फिर वो समस्या जो है नहीं आएगी। तो मल्चिंग जो है आप अभी जैसे क्या है कि अभी जैसे राइस स्ट्रॉ यहाँ पे उपलब्ध था, तो राइस स्ट्रॉ का लाइफ, खुद का लाइफ ही जो है वो बहुत कम रहता है, वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग वुड चिप से कर दे तो वो मतलब साल 2 साल तक वो डिकम्पोज होने में टाइम लेता है, और वो कवर नमी भी बनाए रखता है और घास को उगने भी नहीं देता है, तो वीडिंग की समस्या नहीं रहती है। तो वो जितना ज्यादा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने खेत में जो है सिर्फ खाने वाले फसल ही ना लगाकर कुछ ऐसे अलग से पौधे लगाए जो कि फास्ट ग्रो करते हैं। जैसे सुबबूल है, ग्लिरिसीडिया है, ये सब क्या है कि इसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी जो है इसका ग्रोथ जो है काफी होता है, और इसकी छटाई करके जो है आप मल्चिंग में इसका उपयोग ला सकते हैं। और इसके पत्ते जो है आप जानवरों का चारा में भी उपयोग होता है, तो ये मल्टी पर्पस जो है आपका काम हो जाएगा। जी जी। और एक था कि जैसे आप सुबाबुल लगाने के लिए बता रहे कि सुबाबुल जब तक वो फल तक नहीं आते, उसको बीज तक नहीं आते, तब तक तो ठीक है वो। अगर एक बार फल उसको बीज लगना शुरू हुआ तो हम्म बड़े भी होते हैं और उसकी जो बीज है पूरे खेत में फैलेंगी, हम्म तो सारे खेत में वो जल्द से जल्द निकल आएगा, तो उसका ये ज्यादा उपजाऊ हो सकता है, तो उससे दिक्कत भी हो सकती है। नहीं नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको जो है छटाई, उसकी छटाई जो है हमेशा उसको बढ़ने नहीं देना है। उसका अच्छा। जैसे हम लोग यहाँ पे किस तरीके से करते हैं कि जैसे ही वो बड़ा हो रहा है तो उसको उस अवस्था में ना पहुंचने से पहले ही जो है उसकी छटाई कर देना। तो जब बार बार हम छटाई करते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी। मतलब उसको पूरा थैंक छोड़ नहीं देना है। अगर हम लोग अगर छोड़ देते हैं तब किसी भी फिर वो जंगल का रूप ले लेगा आपका, फिर वो खेत जो है फिर जंगल का प्रारूप ले लेगा। तो कुछ पौधे जैसे सुबबूल है, उनका काम बायोमास जनरेट के लिए ही सिर्फ किया गया है, इसमें इंटीग्रेट करने का भी। जैसे
मल्चिंग मटेरियल बाहर से जहाँ पे भी अगर हम लोग इस तरीके का एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, तो एग्रो फॉरेस्ट्री में जो है पानी कम लगे। शुरुआत में जैसे रेन हाउस की जरूरत आवश्यकता होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे 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 ओवर द ईयर जो है पानी की समस्या जो है, मतलब इसमें पानी डालना भी कम पड़ता है। और बायोमास जो है शुरुआत में हम लोग मल्चिंग मटेरियल बाहर से जो लाते हैं, तो धीरे धीरे खुद जो है इतना बायोमास जनरेट हो जाता है कि बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, खेत से ही उपलब्ध हो जाता है। तो कुछ पौधे इसीलिए इंटीग्रेट करना जरूरी है कि हम लोग बायोमास के लिए कहीं जाना ना पड़े, हमारा मल्चिंग मटेरियल हमारे खेत से ही प्राप्त हो जाए। जी। और एक था कि जैसे ग्लिसरिया के बारे में जो बताया, तो हमने एक जगह देखा है वो, जी उसके नीचे कुछ बाकी पौधे नहीं निकल आते, उसकी उसके पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं उगता है, वो क्लीन सा रहता है। जी जी। लेकिन वो वो के लिए और बायोमास के लिए तो ठीक है वो। जी बायोमास के लिए ठीक है, और उसका एक और भी गुण है कि वो चूहे को रिपेल करता है। वो जैसे खेत में चूहे भी, जब हम ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जब करते हैं, तो खेत में जो है वो चूहा को भी कंट्रोल करता है। तो उसका जो है उपयोग जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा करना है। आप जैसे खेत का जो बाउंड्री है, तो खेत के बाउंड्री में अगर आप लगाते हैं, तो वो इस तरीके से उस उपयोग में लाया जा सकता है कि खेत के बाउंड्री में तो कुछ फसल नहीं लगा रहे हैं, तो वो जो लाइव फेंस जैसे हम लोगों ने दिखाया था, तो लाइव फेंस में जो है हम लोग ग्लिरिसीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और बायोमास तो जनरेट हो रहा है, और वो रैट माउस रिपेलेंट का भी काम करता है। उसकी अच्छा। पत्तियां को आप अगर जहाँ पे चूहे लग जा रहे हैं, तो उसकी ढेर सारी पत्तियों को अगर आप उस चूहे के बिल में अगर आप डाल देते हैं, तो वो चूहा भी कंट्रोल होता है जी। ग्लिरिसीडिया से। अ, जैसे ग्लिसरिया के जो बायोमास के लिए हम उसकी पत्तियों को अगर इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे उसके नीचे में कोई पैदावार नहीं होती है, तो अगर वो जमीन पे डालते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है क्या? नहीं 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 नहीं। तो जैसे इसमें देखिए, अभी एक है कि आप ग्रीन हरी पत्तियों, जब हम हरी पत्तियां डालते हैं, दो तरीके से जो है मल्चिंग किया जाता है। एक तो है कि आप हरी पत्तियां डालें, एक है कि आप तो को सुखा कर डालें। तो आप इसका जो है इस्तेमाल जो है हरी पत्तियां न डालकर सुखाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन पत्तियों को जो है डायरेक्ट ना, मतलब हरी पत्ती ना डालकर सूखी पत्तियां का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी। थैंक यू सर। थैंक यू पांडुरंग जी। तो शायद अभी और किसी के कुछ सवाल नहीं है, तो अभी हम इस वेबिनार को रोकते हैं। एक आखिरी सवाल नीरज जी आपसे है कि हमारे जी जो यूथ मेंबर्स हैं उन्हें खेती ये एक करियर के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस मुद्दे को लेके आप हमारे यूथ मेंबर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, इसके बारे में बताएं। जी। मतलब खेती करियर के रूप में और जीवन के लिए बिना खाए तो कोई नहीं रह सकते हैं। और अभी जैसे जो समस्या है जलवायु परिवर्तन की, तो सभी लोगों का इसमें होना उतना ही जरूरी है जितना किसी अन्य काम को, मतलब एज अ कैरियर। या ऐसे भी सभी लोग जो है कहीं ना कहीं जो है गांव से जुड़े हुए हैं। और भोजन की समस्या है, तो इसमें कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है, और मतलब अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही सारा है। जी तो इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री जो कृषि वानिकी है, इस इसके द्वारा जो है और भी जो बहुत सारे खेती करने की पद्धति है, लेकिन अभी जो है युवा, जितने भी युवा हैं, वो इस अगर करते हैं, तो वो काफी इससे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, और अपना योगदान जो है जलवायु परिवर्तन और इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी
सभी में अपना योगदान दे सकते हैं। और जब इतने सारे फसल वो लगा रहे हैं तो खुद को खाने के लिए भी जो है हमारे प्लेट में तरह तरह का भोजन मिलेगा। तो हम जी लोग जी ये एक बेनिफिट है। तो मैं यही चाहूंगा कि जितने भी सबसे पहले तो मतलब वो लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है छोटे छोटे जगह पे जो है एक्सपेरिमेंट अगर करें तो जैसे जैसे वो करते जाएंगे उनका इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट जो है इस फील्ड में जो है अपने अनुभव से जो है काफी कुछ किया जा सकता है। जी जी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया नीरज जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बताया है। और आगे भी हम चाहते हैं कि बहुत सारे यूथ इस एग्रो फॉरेस्ट के विषय के साथ जोड़े जाए। तो आज के लिए हम हमारा वेबिनार यही